आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ा बयान ओवैसी का। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में तीनों कृषि कानून की वापसी पर बड़ा बयान दिया है। यूपी दौरे पर आए ओवैसी ने कहा कि केंद्र सीए और एनआरसी कानून भी वापस ले, नहीं तो बाराबंकी को दूसरा शाहीन बाग बना देंगे। बता दें कि यूपी में ओवैसी की पार्टी करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाचार आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कृषि कानून की तरह ही एनपीआर और एनआरसी संविधान के खिलाफ है। मैं पीएम मोदी और बीजेपी से कहना चाहता हूं कि इसे तत्काल वापस लें, नहीं तो यहां एक और शाहीन बाग बना दिया जाएगा। पीएम मोदी पर उन्होंने कटाक्ष भी किया है। वहीं रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे, नहीं तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाता। ओवैसी ने आगे कहा कि मोदी जी को अपने आप को हीरो बनाने का बड़ा शौक है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि यूपी में उनकी पार्टी एआईएमआईएम करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि यूपी में हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में है और जनता का अद्भुत साथ हमें मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि जनता का वोट भी हमें मिलेगा। वहीं गठबंधन करने के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये तो वक्त के साथ तय किया जाएगा। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी प्रसपा के शिवपाल सिंह यादव और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करने में जुटे हैं। वहीं इसी मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से जब ओवैसी के सीए वापस लेने की मांग वाली बात पर सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना उन्होंने साधा। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी चाचा भतीजे हैं। ये चाचा भतीजों की पार्टी है, भतीजा मांग ले तो चाचा इसे भी वापस कर लेगा। राकेश टिकैत ने ये तमाम बातें कही जब उनसे इस पर सवाल किया गया और क्या कुछ बयान में उन्होंने कहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। दोनों के ही बयान सुनाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी का भी और राकेश टिकैत का भी। आपको हम दोनों के तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है बीच में ना हो यार? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है ये। किसान बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस कानून, उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन। और अभी आपने दोनों ही नेताओं का बयान देखा। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों बिलों को वापस लिया है उसी तरीके से सीए और एनआरसी को भी वापस लें, नहीं तो एक तरीके से धमकी भी दे दी कि शाहीन बाग फिर से बना दिया जाएगा। तो वहीं जब इस सवाल के ऊपर आपको बता दें कि जब सवाल किया गया राकेश टिकैत से, तो राकेश टिकैत ने साफ कहा, उन्होंने बीजेपी को और बीजेपी के प्रमुख को और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी को कहा कि ये चाचा भतीजे हैं, जो भतीजा कहेगा वो चाचा करेगा। और साथ ही साथ आपको सुनवा देते हैं, अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं फोन और उनसे हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं 3 मेहमान, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अश्विनी शाही जी, आप बीजेपी के नेता हैं, सईद असीम वकार, प्रवक्ता एआईएमआईएम, और अरुण कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे,
सईद जी, देखिए इस तरीके से तो एक तरह ये धमकाना हो गया ना कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो है कि हमारी बात भी मान लीजिए। प्रधानमंत्री से आग्रह किया जा सकता था कि इसके ऊपर बैठ के हम चर्चा कर लेते हैं, टेबल पे आइए, आमने सामने बैठ के चर्चा कर लेते हैं। लेकिन एक सभा में इस तरीके से बात करना, ये तो धमकाना हो गया ना एक तरीके से। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम भी अब वही सब कुछ करेंगे और शाहीन बाग बनाएंगे। मेरे अश्विनी शाही से ये सवाल है? नहीं, सईद जी से सवाल था, लेकिन शायद तकनीकी खामियों की वजह से सईद जी से बात नहीं हो पा रही। शायद सईद जी से संपर्क टूट गया है, सईद जी से संपर्क टूट गया है। वापस मैं सईद जी के पास आऊंगी। अश्विनी शाही जी, देखिए जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जी का ये बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है शाहीन बाग बनाने की बात क्या डाली है। अश्विनी जी। जी स्वाति जी, देखिए ये लोग बहुत ही विकृत मानसिकता के लोग हैं, दल के लोग हैं। जिन्होंने ये कहा था कि 15 मिनट तो पुलिस हटा दीजिए तो हिंदुस्तान को पता चल जाएगा, तो ये अब धमकी देने पर आ गए हैं। ये उस दल के लोग हैं जो देश हित में नहीं सोचते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को सुधर जाना चाहिए। देश की सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि उसने अगर कृषि बिल देश हित में वापस लिया है तो इनके फन उठाने से, मैं कहता हूँ, इन नागों के बिल से बाहर निकलकर फन उठाने पर सीए एनआरसी लागू हटेगा नहीं, और न ये मांग करने का दुस्साहस करें। ये सरकार बहुत मजबूत हाथों में है, आंतरिक रूप से देश बहुत मजबूत है, बाह्य रूप से बहुत देश मजबूत है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इन ऐसे नागों का फन भी कुचलना आता है इस सरकार को, और मैं किसी को भी चैलेंज करता हूँ मांग और धमकी न दे देश। ये देश लोकतंत्र एक तरीके से चल रहा था और चलेगा। देखो जो आज इस तरीके की बात करते हैं लोग, सरकार का क्या मतलब है कि अगर सरकार ने देश हित में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, दीपक की रोशनी के समान स्वच्छ कानून को हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून खराब था, उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून में कोई खामी थी, कुछ वर्गों को हम नहीं समझा पाए। तो देशवासियों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगा, और उसका बदला ये है कि सीए एनआरसी के लिए लोग धमकी देंगे। ठीक है, हमारे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, देखिए सीधे तौर पे ओवैसी एक पार्टी के मुखिया हैं, एक पार्टी को चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और इस तरीके से सामने आना, स्टेज पर आकर के जनता को संबोधित करते हुए इस तरह के बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? इस तरह आकर के बोलना कि अब शाहीन बाग बना दिया जाएगा। देखिए, ओवैसी ने जो बात कही है कि वो इस तरह से केंद्रीय कृषि कानून की वापसी के लिए किसान आंदोलन हुए, और शाहीन बाग में जो एक आंदोलन का केंद्र बना था, आपको याद होगा, तो ये मैं मानता हूँ कि जो 3 कृषि कानून वापस हुआ है, ये देश में से ज्यादा वोट हित को ध्यान में रखकर हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, आप अवेयर हैं, पंजाब में चुनाव होने हैं, और जिस तरह से आंदोलन हुआ और सिख खास करके आंदोलनकारी बने रहे, और उसका ही असर था कि दिल्ली में और पंजाब में जो आंदोलन चल रहा था। तो मैं मानता हूँ कि देश हित में तो ये कानून बना ही था, संसद ने इसको कानून बनाया और इस पर बहस हुई थी, लेकिन अभी इसके बाद ही आंदोलन थमा नहीं और लोग डटे रहे आंदोलन पर। वोट हित में कृषि कानून की बात की, मैं ऐसा मानता हूँ। अब रही बात की जो आज ओवैसी ने जिस ढंग की बात की है, तो इस ढंग की बात करने की पहचान है उनकी, और इससे बीजेपी को मदद ही मिलेगी। तो किसको गोलबंद करेंगे? मुसलमान को गोलबंद करेंगे। तो भाजपा भी चाहती है कि इस तरह से गोलबंदी हो, और थोड़े उस कानून में एनआरसी जो भारतीय समझौते को उठाने की बात कर रहे हैं, तो वापसी कहाँ सवाल उठेगा? ठीक है, वो तो वापसी ये सरकार की जो नीति रही है उसमें मुस्लिम यदि इससे ध्रुवीकरण भी होगा कि भाजपा को मदद मिलने वाली है। बिल्कुल, और वैसी इस तरह की बात करके यही उनकी पहचान है, उनका यही यूएसपी है। इसलिए ये धमकाने की भाषा तो है, एक सांसद होने के नाते, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते जिस ढंग की वो बात करते हैं वो अनुचित है, उस तरह की बात तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और मंच पे चढ़ करके इस तरह के बयान, इस तरीके का संबोधन देना कि शाहीन बाग बना दिया जाएगा, मतलब आप शासन और प्रशासन को सीधा धमका रहे हैं। और एक बात और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी, अरुण जी, यही है।
अरुण जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी और यहाँ पर दर्शकों को भी बता दूं कि सईद असीम वकार जी जो प्रवक्ता थे AIMIM से, वो हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन फोन लाइन काट करके वो मंच छोड़ करके चले गए हैं और जवाब इस पूरी चर्चा में शामिल नहीं हो रहे। से पता चलता है कि देखिए कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ मन में असमंजस है कि शायद उनकी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने कुछ गलत बयान दिया और शायद इसीलिए उन्होंने ये मंच छोड़ दिया। अरुण जी देखिए ये इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अरुण जी देखिए वो वैसे फिर इस पर डटेंगे, कहीं और बोलने की जरूरत होगी वो इसी तरह की भाषा में, इसी तरह की शैली में वो बात करेंगे। ये अब मैंने जैसे आपसे कहा कि कहीं सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए, कानून व्यवस्था के लिए इस तरह से ये चुनौती देने वाली बात है और इस तरह की बात तो किसी पार्टी के अध्यक्ष को करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जो इशू उठा रहे हैं वो वैसे की यही उनकी यूएसपी है और ये जो ऐसा वो कर रहा है तो इसे भाजपा को मदद मिलने वाली है। किन मुद्दों को लेकर उछाल रहे हैं, संसद से लेकर के बाहर तक तो यही मुद्दा को तो विरोध करते रहे। आवाज जो उन्होंने बात की किसान कृषि कानून के लेकर के जो विरोध हुआ वैसे ही वो शाहीनबाग को वहाँ केंद्र बनाएंगे तो इसको कहीं कोई सभ्य समाज इसको सराहेगा नहीं। देश में बहुत भुगता है, किसान आंदोलन में 600 लोग से अधिक मरे हैं। ये सब ये तो कहीं ना कहीं एक दुखदायी स्थिति है। अभी राजनीति की बात है, जो वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं, विरोध भी जो कर रहे थे, जो सारी पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही थी, मैं मानता हूँ ये वोट की राजनीति हो रही। बिल्कुल नहीं, और हमेशा वोट हित में हुआ है, बिल्कुल तो कानून बना था। और ओवैसी जी के इतने ज्यादा उत्तेजित बयान होते हैं खासतौर पर उनके और उनके भाई के, अगर हम बातें सुन लें जब वो लोग मंच पे संबोधन करते हैं, और एक पहचान ही उनकी शायद इसी वजह से बनी है और दो फाड़ करने की कोशिश करते हैं। एक बार कहते हैं कि हम भारत का हिस्सा हैं, भारत के लिए हम कुछ गलत नहीं कह सकते, लेकिन जब इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के बयान आते हैं, ये तो अखंडता को कहीं, जो भारत की अखंडता है उसको तोड़ता है। मतलब जब भारत को अखंड करने लग जाता है, सीधा सीधा उन्होंने आकर के कह दिया कि हम एनआरसी, अगर हमें एनआरसी वापस नहीं लिया गया तो हम शाहीन बाग बनाएंगे। आपको अगर दिक्कत है किसी चीज से, शाहीन बाग का पूरा जो सिलसिला चला था कितने लंबे समय तक चला था, दिल्ली में लोगों को आवाजाही में कितनी परेशानियां हुई, फिर उसके बाद वो हिंसक भी हुआ। सीधे तौर पे कहा जा सकता था कि टेबल पे बैठ के बात कर लेते हैं, दोनों पक्ष आके बात कर लें, एक तरीका है बात करने का, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। शाही जी ऐसा है क्या, या सरकार नहीं सुनेगी बात? स्वाति जी देखिए, कोई धमकी दे, मैंने पहले भी कहा सरकार धमकी में आने वाली नहीं है और इसको कृषि बिल वापसी को नजीर न माना जाए देश विरोधी ताकतों के द्वारा। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, इसको नजीर न माना जाए, क्योंकि वहां पर जो कानून वापसी हुई उसमें क्या चीजें थी क्या नहीं थी। अब कल को लोग कहना शुरू करेंगे 370 पर भी हटाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। तो देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं करनी है। देश जो है संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, और अगर सदन ने कानून बना दिया है तो उस कानून में एक अगर हटाया गया, अब उसको चाहे जो कारण कह लीजिए आप, मैं नहीं उस पर जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो देश विरोधी ताकतें, ये जो देश विरोधी लोग हैं, जो अफजल गुरु के रखवाले हैं, ये लोग हट जाएं, संभल जाएं और ये इस तरीके की भाषा इस्तेमाल न करें, क्योंकि सरकार, मैंने पहले भी कहा, इनके दहशत में नहीं आने वाली है और इन लोगों को देश की जनता सबक सिखा देगी। बिल्कुल, देखिए इस तरीके से तो जिस तरह से संबोधन उनका होता है और इतनी ज्वलनशील बातें वो कह जाते हैं, इस कहीं ना कहीं लगता है कि हालांकि दावा करते हैं कि हम भारत के लिए हमेशा खड़े हुए हैं, भारत हमारे लिए प्रमुख है, मुख्यतः भारत के वासी हैं और भारत के लिए कुछ नहीं सुन सकते, लेकिन जब इस तरीके की बातें होती हैं, आज अगर प्रधानमंत्री ने किसी स्थिति को समझते हुए, किसानों की जो हालात है उनको देखते हुए अगर एक कदम उठाया कि उन्होंने ये बिल वापस लेनी, तो अच्छी बात, इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो 370 की भी मांग उठ जाएगी कश्मीर में कि आप उसको भी वापस लीजिए, अगर एनआरसी को भी वापस लीजिए। चलिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे अश्विनी शाही जी और मेरे साथ जुड़े हुए थे अरुण कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही जो मेहमान थे उन दोनों का शुक्रिया, और साथ ही साथ सईद असीम वकार मेरे साथ जुड़े हुए थे, प्रवक्ता हैं AIMIM के, और शायद सवालों को वो झेल नहीं पाए और इसलिए मंच छोड़ करके उन्होंने जाना उचित समझा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।
देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करें और रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 नवंबर से 25 नवंबर तक दिल्ली के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय राजधानी के 3 दिवसीय दौरे के दौरान तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करने और राज्य के मामलों पर चर्चा भी करेंगी। वो टीएमसी सुप्रीमो का राष्ट्रीय राजधानी का दौरा संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक एक सप्ताह पहले हो रहा है। पश्चिम बंगाल के सीएम का ये कदम केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयास के संकेत दे रहा है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की संभावना उनकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 नवंबर से 25 नवंबर तक दिल्ली के दौरे पर रहेंगी और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी करेंगी, जिससे एक और विस्फोटक सत्र में बीजेपी से मुकाबला करने की रणनीति पर बात की जा सके। शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों का निरसन केंद्र स्तर पर होगा। 3 कृषि कानूनों को पिछले साल संसद में हंगामे के बीच पारित किया गया था। किसानों के 15 महीने के उग्र विरोध के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया है। के जरिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है। बंगाल की मुख्यमंत्री आपको बता दें ममता बनर्जी दिल्ली आई हुई हैं। त्रिपुरा के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर सकती हैं, वहां पर उसको लेकर के चर्चा कर सकती हैं। 2024 में विपक्ष के लिए एकजुटता का संकल्प, यानी कि 2024 का जो चुनाव होगा उसको लेकर के बातचीत होगी। 15 टीएमसी नेताओं ने संसद का घेराव भी किया। शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी ममता का अहम दौरा, यानी कि विपक्ष में है ममता बनर्जी और बंगाल में जीत के बाद से ममता बनर्जी को एक मजबूत विपक्षी के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम बाकी अन्य पार्टियों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन बंगाल में अपनी जीत सुनिश्चित करी ममता बनर्जी ने और उन्होंने जीता बंगाल को, और इससे वो एक मजबूत विपक्षी के रूप में सामने आई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सांसद मुलायम सिंह यादव का आज 83वां जन्मदिन आज है मनाया। आपको बता दें, माना जा रहा है कि इस खास मौके पर अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव साथ आ सकते हैं। इसलिए कई राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मुलायम सिंह का जन्मदिन तो बहाना है, भाई और बेटे को फिर से मिलाना है। दरअसल शिवपाल यादव हर मंच से अखिलेश के साथ गठबंधन की बात करते रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कभी भी खुले मंच से शिवपाल यादव को अपनी पार्टी में लेने की बात नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि शायद आज वो दिन आ गया है कि जब चाचा भतीजा एक साथ होंगे और 2022 के चुनाव को लेकर साथ में
चुनाव की रणनीति तय करेंगे। बता दें कि मुलायम सिंह यादव को रूठों को मनाना बहुत अच्छी तरह से आता है और शायद तभी विरोधी भी उनकी बुराई करने से कतराते हैं। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव एक प्रसिद्ध राजनेता और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे किसान नेता और जनता के बीच नेताजी और धरतीपुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। शिवपाल यादव ने क्या कुछ कार्यक्रम किया है उसके बारे में भी दिखाते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम हुए। सपा के संरक्षक का जन्मदिन है आज, और आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के 43वां जन्मदिन आज उनका है, और इसी को लेकर के आपको बता दें कि तमाम वहाँ कार्यक्रम किए गए। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि उन कार्यक्रमों को लेकर के अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम किए गए हैं। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन की धूम रही है, और शिवपाल यादव ने सैफई में दंगल भी रखवाया था उनके जन्मदिन को लेकर के। प्रसपा सुप्रीमो के जन्मदिन को सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के 43वें जन्मदिन पर कार्यक्रम शुरू हुए हैं। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने इस दौरान सैफई में दंगल का आयोजन किया, जिसमें प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव पहुंचे। उन्होंने पहलवानों का हाथ मिला करके कार्यक्रम की शुरुआत करी। इस अवसर पर प्रसपा के कई नेता भी मौजूद थे, साथ ही कई नामी गिरामी पहलवानों का दंगल भी भाग लेने के लिए बुलाया गया। इस अवसर पर मुलायम सिंह के जन्मदिन का केक भी वहां पर काटा गया। अब आपको वो 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया गया है। लखनऊ से 2 तस्वीरें सामने आई हैं, अमरोहा और श्रावस्ती से। लखनऊ में जहां एक तरफ हवन हुआ मुलायम सिंह की आयु के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, तो वहीं लखनऊ में केक काटा गया पूरा। आपको बता दें इस कार्यक्रम में शिवपाल यादव को छोड़ करके बाकी यादव परिवार के सभी नज़दीकी मौजूद थे। खुद अखिलेश यादव और उनके बाकी भाई और उनके चाचा मुलायम सिंह यादव सभी मौजूद रहे। अमरोहा में ये तस्वीरें कि जहां पर केक काटा गया, मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के सामने केक रख करके उसे काटा गया। और श्रावस्ती में कार्यकर्ताओं ने केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाया। वहीं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने परमबीर के खिलाफ सभी मुकदमों को रद्द करने या सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। अब कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। तब तक कोर्ट ने परमबीर से जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। बता दें कि 18 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया था, जिसके बाद जस्टिस संजय किशन कौल और एम सुंदरेश की बेंच ने उनके वकील से पूछा था कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि वो कहाँ हैं और वो देश में हैं भी या फिर फरार हो गए हैं। इस जानकारी के बिना मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। आज सुनवाई शुरू होते हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर के लिए पेश वरिष्ठ वकील पुनीत बाली ने जजों को बताया कि मेरी उनसे खुद बात हुई है, वो भारत में ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कदम रखते ही उन्हें खतरा है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार से एक मामला निकल करके सामने आया है। नीतीश कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको बता दें कि नालंदा में जहां एक युवक की जबरन शादी कराई गई। ये घटना नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के धनुकी गांव की है, जहां ग्रामीणों ने बंदूक के दम पर एक युवक की जबरदस्ती शादी करा दी। नालंदा के धनुकी गांव के रहने वाले नीतीश कुमार का आरोप है कि वो 11 नवंबर को अपनी बहन के ससुराल से छठ पूजा का प्रसाद देकर लौट रहे थे। तभी लौटते वक्त परोहा गांव के पास कुछ लोगों ने उसे हथियार के बल पर अगवा कर लिया और शादी की बात पर जब उसने इनकार किया तब पहले तो रात भर बंधक बनाकर मारपीट की और अगले दिन जबरदस्ती शादी करा दी। वहीं पीड़ित नीतीश कुमार ने इस मामले में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार की मधुबनी में बीते हफ्ते पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है और वो शांत भी नहीं हो रहा है। पूरा मामला बहुत भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। बिहार में एक और पत्रकार पर हमला हुआ है। ताजा मामला बिहार के अररिया जिले का है, जहां रानीगंज में सनमार्ग अखबार के पत्रकार बलराम विश्वास को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल बलराम कुमार को आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के बाद उसे पूर्णिया रेफर कर दिया गया। फिलहाल बलराम का इलाज पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।
फिलहाल वो खतरे से बाहर है। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने गोली मारने वाले को दबोच लिया। उसके बाद आरोपी की जमकर पिटाई भी की गई। उसके बाद अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।